अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली के सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासत में बड़ी हलचल का दिन था। शुरुआत हुई नैब की हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश से, जिसमें नैब को नाकामी हुई। गिरफ्तारी का ड्रामा काफ़ी देर तक चला और फिर नैब टीम बिना किसी को हिरासत में लिए रवाना हो गई, जिसके बाद एक खबरें सामने आने लगी। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में नैब को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ ही वजीर आजम इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। फिर नैब एलामिया जारी हुआ कि नैब टीम के साथ हमजा शहबाज के घर में क्या हुआ था। नैब ने एक दरखास्त दायर की कि टीम पर तशद्दुद हुआ है। इसके बाद खबर आई कि नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को 9 अप्रैल को तलब कर लिया है। फिर खबर आई कि नैब ने असल में छापा इसलिए मारा था क्योंकि हमजा शहबाज को 4 अप्रैल को एक समन जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे नैब ऑफिस तलब किया गया था। वो ना आए तो नैब टीम उन्हें लेने आई थी। फिर इस्लामाबाद से खबर आई कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में डाल दिया गया है। थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का नाम भी ECL में डाल दिया गया है। उधर वजीर आजम इमरान खान ने जमरूद में जलसा आम से खिताब में कहा कि अपोजिशन वाले NRO लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं चोरों और लुटेरों का एहतसाब करने आया हूं। शरीफों और जरदारी को NRO नहीं दूंगा। नून लीग को चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का तजर्बा है कि साबिक हुकूमतों ने हुकूमत को, कौम को मकरूज कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हाँ, अलबत्ता आसिफ जरदारी जेल जरूर जाने वाले हैं। साथ ही कहा कि बाप बेटे इस्लामाबाद में धरना देने आ रहे हैं, ये लोग एक हफ्ता कंटेनर पर नहीं गुजार सकेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर, आज भारतीय झूठ का भांडा अमरीकी जरीदे ने फोड़ दिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा कि 27 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिराया। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की तादाद पूरी है। इस खबर पर तर्जुमान पाक फौज ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ट्वीट में भारतीय मिग तैयारे के 4 मिसाइलों की तस्वीर शेयर कर दी। साथ ही लिखा कि शेयर करने को और भी बहुत कुछ है। नाज़रीन, इस हाल पर बातचीत करने के लिए कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है काफ़ी दिन बाद। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी साहब। हाशमी साहब, आपकी तबीयत कैसी है, अब ये भी आपसे जानेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त हाशमी साहब के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद ने, और ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी आज हमारे साथ में हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी अनवार हाशमी साहब, सबसे पहले फरमाइए आपकी तबीयत अब कैसी है, और क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है, आप माशाल्लाह सेहतयाब हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से अब मैं मुकम्मल सेहतयाब हूँ और तब्दीली के सफ़र में जो है मैं दोबारा शरीक हो गया हूँ माशाल्लाह। मैं और रफत जो है वो काफ़ी दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई खुदा न खास्ता मसला है तो कराची में, सिंध में NICVD जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। और साथ ही साथ हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जिनका इलाज वतन अजीज़ के अंदर ही मौजूद है। जी हाशमी साहब, क्या कहेंगे आज की जो एक्टिविटीज़ रहीं लाहौर में उस पर? देखिए, लाहौर की आज की एक्टिविटी यकीनन कई हवालों से गैर मामूली थी। इसके ज़रिए बहुत से पैगामात दिए भी गए, बहुत से पैगामात पहुँचे भी। देखो, नैब के ख़िलाफ़ पहला सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, फ़िज़िकली मज़ामत की गई है, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि एक ऐसा इदारा जिस पे मौजूदा गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है अपने पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, आज जो माजी के तख्ते लाहौर वाले थे उन्होंने एक इशारा दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा, बहुत कुछ सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। अब इसके लिए नैब का ये भी मैसेज है कि वो अगर एक पावरफुल पंजाब की शख्सियत के घर में दाखिल हो सकते हैं तो आने वाले दिन में सिंध की शख्सियात पे भी हाथ डाला जाएगा, तो फिर उस वक़्त कोई सिंध का कार्ड खेलने की कोशिश ना करे।
ये भी एक मैसेज जो है वो जाता है। तीसरी बात यह है कि हुकूमत के तजादात मुसलसल सामने आ रहे हैं। मसलन जब नैब छापा मारती है और हमजा शहबाज और उसकी टीम कहती है कि ये इमरान खान के कहने पे छापा मारा गया है, तो उसके 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के मशीर और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि इदारे से, हुकूमत का इस इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि उसके थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार होने वाले हैं। तो ये तजादात का एक सिलसिला चल रहा है। अगर नैब से हुकूमत के कोई इशारे नहीं चल रहे तो वज़ीर आज़म को इस तरह के बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। और यही वो वजह है कि नैब की क्रेडिबिलिटी इस हद तक लूज़ हुई है कि वो इस बेतरतीब अंदाज में जो है वो आज उन्होंने एक छापा मारा है कि अगर उसके चंद मिनट बाद वो 9 अप्रैल को तलबी कर रहे थे तो उस तलबी के दौरान भी हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर सकते थे। ये पॉलिटिकल फ़ायदे किसको पहुँचेंगे? पीपल्स पार्टी पहले ही अपना रद्द-ए-अमल दे चुकी है इस इदारे के बारे में, और अब दूसरी बड़ी पार्टी ने बाकायदा रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है। तो हुकूमत का एजेंडा किस तरफ जाएगा, नैब को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और इस बात पे भी बहस हो सकती है कि अदालत आलिया और अदालत उज़्मा किसी और तरफ चल रहे हैं और नैब का इदारा और उसकी अदालतें किसी और सिमत चल रही हैं। ठीक, तारिक चौधरी साहब, ये जो इस वक्त एक सामने बात आई कि क्या नैब जो है वो किसी और तरफ है, किसी और डायरेक्शन पे है, और ये जो पोलिटिसाइज होने की बात हो रही थी, जो इंप्रेशन था वो किस हद तक तासुर जो है वो ज्यादा हावी हो रहा है? तारिक चौधरी साहब, देखिए, नैब अगर बहसीत अदारा हम देखें तो बिलखसूस, और फिर जो नैब लाहौर या नैब रावलपिंडी है या नैब पंजाब है, ये बिलअमूम और बिलखसूस जो है ये हमेशा कंट्रोवर्सीज़ के जद में रहा है गुज़श्ता चंद माह से। अब नैब का ज़ाहिर है सिंध चैप्टर भी है, नैब का बलूचिस्तान चैप्टर भी होगा, KP चैप्टर भी होगा, उसके बारे में फरजाना बात करेंगी। वहाँ तो बिल्कुल खामोशी है। मसलन अगर वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो एक आध दफ़ा तलब भी किया जाता है तो उसके बाद बिल्कुल खामोशी है। अगर वज़ीर दिफा साहब के बारे में कोई इंक्वायरी है तो वहाँ पर भी खामोशी है। प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में एक इंक्वायरी थी, वो इलेक्शन से पहले पेश हुए थे, उसके बाद वहाँ पर मुकम्मल खामोशी है। लेकिन जो नैब पंजाब है और नैब मरकज़ी, इसके बारे में हमेशा अजीब व गरीब खबरें आती हैं। मसलन नैब इस्लामाबाद की बात कर लें या नैब मरकज़ की बात कर लें तो एक पाकिस्तान आर्मी के जो ब्रिगेडियर थे रिटायर्ड, उन्होंने खुदकशी कर ली बाकायदा, और उन्होंने खुदकशी करने से पहले ख़त लिखा अपने अहले खाना के नाम, और उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम ख़त लिखा, और उन्होंने कहा कि वो नैब की चीरादस्तियाँ जो हैं उनकी वजह से जहनी परेशानियों में है, जहनी दबाव में है, और वो खुदकशी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इससे पहले चंद माह के दौरान आप देखें राजा कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी, कि वो अपने बच्चे के साथ आए और बच्चे को बाहर बिठाया और अंदर उनको बिठा के रखा, और सारा दिन उनके बच्चे को नहीं बताया गया, और शाम को बच्चा खुद जो है वो बस में बैठ के कहीं पिंडी पहुंचा, तब उसको बताया गया कि उसका बाप गिरफ्तार हो गया, और वो इलेक्शन लड़ने वाले थे सूबाई असम्बली का और कौमी असम्बली का। फिर जिस तरह से प्रोफेसरों की हथकड़ियाँ लगी तस्वीरें आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की, किस तरह से नोटिस लिया, वो वाक़या आपको याद होगा। फिर एक कैंपस के मालिक थे, वो कस्टडी में जो है वो हलाक हुए, दिल का दौरा पड़ा, वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। इस तरह के वाक़यात। फिर जो बहुत से नैब के कैदी हैं जब वो बाहर आते हैं ज़मानत पर तो वो जो स्टोरी सुनाते हैं, तो उसके बाद जो है वो नैब की जो क्रेडिबिलिटी है वो मुसलसल जो है वो मुझे होती नज़र आती है। नैब यकीनन तौर पर बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे होगा और वो करप्शन के केसेस को फॉलो भी कर रहा होगा, लेकिन उसके बाज़ तरीके जो हैं वो बाज़ का जो ऐसे होते हैं जिसकी वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। जिस तरह वो लोगों को पेश करता है अदालतों में, जिस तरह से वो चीज़ों को डील करता है। मसलन आज ये देखें कि हमजा शहबाज नवाज़ जो है ज़्यादा अनवार इसकी तस्दीक करेंगे। मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज शरीफ 6-7 दफ़ा तो गालबन पेश हो चुके हैं हर पेशी पर। फिर उसके बाद वो ECL पे थे, लेकिन वो एक कोर्ट से इजाज़त लेके बाहर गए। तो एक शख्स जो पाकिस्तान में मौजूद है वो बार बार पेश भी होता है। अगर वो एक पेशी पर नहीं आया था तो उसके घर जाके उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करने की मुझे समझ नहीं है। मसलन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं अगली पेशी पे आ जाऊँगा, तो वो अगली पेशी पे आ जाएंगे, नैब ने कबूल कर लिया। शाद खान अब्बासी साहब जो थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता, वो अगली पेशी पे पेश हुए और गुज़श्ता एक हफ्ते में 2 दफ़ा पेश हुए हैं। तो वो लोग जो तसलसल के साथ तौतर के साथ पेश हो रहे हैं और वो जो अपने आप को सरेंडर किया कानून के सामने, नैब के सामने, उनको गिरफ्तार करने के लिए या उनको ज़ेरे तफ्तीश लाने के लिए इस तरह की कार्रवाई मुझे कम से कम समझ नहीं आई कि जो बंदा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो पेश होता रहा है
आइंदा भी पेश होगा, डिनाई भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया, फरार भी नहीं हुए, तो फिर इस तरह किसी के घर जाके उसको तफ्तीश करने की कोशिश या उसको गिरफ्तार करने की कोशिश, ये कम से कम मेरी समझ से बाहर है कि इस तरह की। ठीक है तारिक चौधरी साहब, आपने इन डिटेल आपने रोशनी डाली। प्रोविंशियल और फेडरल जो हमारा नैब का इदारा है, जो इसके तहकीकाती इदारे हैं, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर सिंध चलने से पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंध भी काफ़ी मुतहर्रिक है, पंजाब भी नैब पंजाब भी काफ़ी मुतहर्रिक है, नैब फेडरल भी काफ़ी मुतहर्रिक है। KPK के हवाले से कहा कि वहाँ पे खामोशी है, और एक खामोशी जो बिल्कुल मुकम्मल खामोशी शायद है वो बलूचिस्तान में है, नैब बलूचिस्तान। जी फरमाइएगा मुजीब अहमद, वहाँ पे क्या एक्टिविटी है? बड़े बड़े केसेस नैब बलूचिस्तान में देखने में आए, रईसानी वाला केस जो है वो दुनिया के सामने मौजूद है, उसके बाद कोई एक्टिविटी इतनी ज़्यादा देखी नहीं गई। जी इमरान, गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बदतरीन करप्शन का दौर रहा, और सारी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान में पैसा आता तो था, लगता नहीं था, और इस हवाले से मुख्तलिफ लोग बातें भी करते रहे, और इस हवाले से केसेस भी तैयार किए गए। नैब ने इंक्वायरियां शुरू की, तहकीकात हुए, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ रेफरेंस आया। रईसानी वाला केस सबके सामने है, वो 65 करोड़ रुपए उसके घर से मिले, उसके बंगले तहवील में ले लिए गए, उसके बाद उसकी जायदादें तहवील में ली गई, अरबों रुपए की जायदादें थी, लेकिन उस केस का फैसला अब तक नहीं हो सका। इस तरह नवाब असलम रईसानी जो साबिक वज़ीर आला है, उनके खिलाफ तहकीकात चल रही है गुज़िश्ता 4 साल से, उसको भी मामलात को आगे नहीं बढ़ाया गया। फिर DG नैब बलूचिस्तान ने 2-1 फंक्शन में कहा कि कुछ वज़रा के खिलाफ भी वो तहकीकात कर रहे हैं और जल्द उनके खिलाफ रेफरेंस भी आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। तो जो कार्रवाइयां यहाँ हो रही हैं वो निचली सतह पर ही हो रही हैं, कुछ ज्यादा बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाला जा रहा। क्या वजह है इसकी? वजह समझ नहीं आई, क्योंकि मुख्तलिफ महकमे ऐसे हैं जिनके फंड्स रिलीज होते रहे माजी में और काम 1 रुपए का भी नहीं हुआ। PSDP बनता था, तरक्याती फंड 80 अरब रुपए होता था, और उसके जगह जो खर्च होता था वो 10 अरब भी नहीं होता था, 70 अरब लोगों की जेबों में गया, सबको पता है। इस हवाले से नैब ने नोटिस भी लिए, तहकीकात भी शुरू की गई, लेकिन उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। इस हवाले से इनके जो इकदाम हैं उस पर लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि एक्टिविटी क्यों नहीं है बलूचिस्तान में, जो माजी में हो रहा था। जिस तरह लोगों ने देखा कि इतने बड़े बड़े केसेस सामने आए, तो उनको पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए था, उन केसेस को ठिकाने लगना चाहिए था, जो जिम्मेदार थे उनको सजाएं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ठीक, अच्छा अब रफत की तरफ चलते हैं। रफत सईद, आज नून लीग पर भारी दिन है या सब स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है? देखिए, एक लम्हे के लिए लगता है कि सब स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, और एक लम्हे भारी दिन तो चल ही रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, आप ये कह सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो आज कार्रवाई हुई है, मेरे ख्याल में तमाम लोगों ने यही बात की है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बिला वजह भी ये ख़बर क्रिएट की गई है। आप बताएं कि कहाँ से गिरफ़्तार नहीं कर सकते थे उन्हें, हमजा शहबाज को, ये सारी क्यों की गई? फिर अगर पहुंच भी गए थे तो वापस क्यों आए? इसका जवाब भी नैब ने नहीं दिया। बहरहाल ये बिल्कुल अपने तौर से उन्होंने ये कार्रवाई की, और इसका सारा फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को पहुंचा। उन्होंने सियासी गेम बनाया, उसमें उन्होंने आवाम की तवज्जो भी हासिल की और अपनी सफाइयाँ बार बार पेश की। आपने नैब सिंध की एक बात की थी, तो मैं कहूँगा नैब सिंध तो उस तरह से फ़ाल यूँ नहीं है कि यहाँ के बहुत सारे मुकदमात, क्योंकि लगता ये है कि नैब सिंध पर एतमाद नहीं है, यहाँ के मुकदमात वहाँ मुंतकिल किए गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं। खाली आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी या फरियाल तालपुर या ओमनी ग्रुप ही नहीं है, बहुत सारे करप्शन के केसेस हैं। लेकिन पूरा नैब का इदारा जो है, जो सिंध नैब है, वो पूरे ने फोकस पीपल्स पार्टी को किया हुआ है, जिससे इसका भी फ़ायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा। और आने वाले दिन जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए खासे सख्त है। पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इदारे की परफॉर्मेंस पे जो तासुर है कि पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो तासुर सही बिल्कुल हो रहा है। और आज जो है, आज जो कुछ गिरफ्तारियां उमैर की और जो आरिफ खान है, जो सारे इन लोगों को पेश किया गया है, इनके रिमांड लिए गए हैं, तो आने वाले दिनों में और एक आध गिरफ्तारी, जो कैनेडियन सिटीज़न है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से, उसका नाम जो था यूनुस कदवानी जो है, उसकी कोशिश की जा रही। सबसे अहम आदमी वही बताया जाता है आसिफ अली जरदारी का फ्रंट मैन के तौर पर। तो बहरहाल ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब इस अंदाज से कोशिश करेंगे, एक पार्टी को फोकस करके करेंगे कोशिश, तो फिर यकीनन इस पे सवाल खड़ा होगा। और आपने गुज़िश्ता रोज़ बरसी के मौके पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये देख लिया कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह का लबो लहजा इख्तियार तो किया। ये जो रिटेलिएशन जो आज था, जो नून लीग का देखने में आया, आप समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर जब घेरा तंग होगा
टॉप नॉच पोजीशंस के ऊपर, तो वहां पे भी ये सूरत हाल देखने में आ सकती है। देखिए, पीपल्स पार्टी शायद उस तरह की मुजाहमत ना करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी माजी में भी अदालतों में जाती रही है, गिरफ्तारियां भी उनकी होती रही हैं, वो अदालतों में मुकदमात को फेस करने की बात भी करते हैं। और आपने देखा आसिफ अली जरदारी हों या मुराद अली शाह हों या फरियाल तालपुर हों, तमाम लोग अदालतों में बाकायदगी से पेश होते हैं। अगर गिरफ्तारी हुई तो सिंध की सियासत एक नया मोड़ लेगी, और नया सियासत का मोड़ आपने देख ही लिया है कि घोटकी पे सबका फोकस है। बिलावल भुट्टो भी वह जलसा करने जा रहे हैं, इमरान खान भी वहाँ गए थे, और घोटकी की जो हैसियत है वो सबको पता है कि मुल्क की सियासत में क्या है। और सिंध में बहुत कोशिश हो रही है उसके ऊपर भी आ जाते हैं, इस वक्त तब्दील करने की जो मनसूबाबंदी है वो कहीं ना कहीं जरूर हो रही है, और उसके असरात जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे जा सकते हैं। नाउ फरजाना अली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर। जो सूबाई कौमी एहतसाब इदारे की अथॉरिटी है प्रोविंशियल, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है? क्योंकि जो बात इस वक्त सिंध में कही जा रही है, जो बात इस वक्त बलूचिस्तान में की जा रही है, कहीं ना कहीं वो रंग जो है KPK में भी है। जी फरजाना। देखिए इमरान, जैसे कि चौधरी साहब ने कहा और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि यहाँ तो मुकम्मल खामोशी है। हालांकि आप देख लें कि आप मलम जबा के केस को देख लें, आप हेलीकॉप्टर के केस को देख लें, इसके अलावा अभी जो BRT इतना बड़ा इशू बना हुआ है और उसमें 2 ऑफिसर्स जो हैं उनको भी खड्डे लाइन तो नहीं कह सकते, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल कहा यही गया है कि वो BRT के जो सजा थी उनके तौर पर इस तरह गए हैं। लेकिन अब BRT में और भी बहुत सारी जो इश्यूज हैं वो सामने आ रहे हैं। 7 बिलियन के जो किकबैक्स की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, शुरू दिन से ये चीज जो थी वो सबके सामने थी, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं होता। तो वो जो चौधरी साहब ने इशारा किया कि यहाँ पर मुकम्मल खामोशी है, तो वाकई ऐसा लगता है कि बलोचिस्तान और यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट कुछ और है और सिंध और पंजाब का स्क्रिप्ट जो है वो कुछ और है। हालांकि पिछले दिनों एक जो नए खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से मरकज को जो मुकम्मल करके केस भेजा गया था, उसमें सिफारिश की गई थी परवेज खटक साहब की गिरफ्तारी की, लेकिन उस खबर को फिर दबा दिया गया। इवन कि मीडिया ने भी उस खबर को नहीं चलाया जो जराए से खबर आ रही थी। तो लगता ऐसा है कि सिर्फ प्रेशर जो है या स्क्रिप्ट जो है वो किसी एक तरफ के लिए नहीं है। हम मतलब सिर्फ नैब को ही मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि उसको कोई स्क्रिप्ट दिया गया है या उनको कोई लाइंस दी गई हैं या उनसे कोई गलतियां हो रही हैं या कुछ हो रहा है। ओवरऑल भी सिचुएशन आप देखें तो बहुत अजीब सी लगती है। अब आप ये देखें कि सिर्फ नैब की सिचुएशन नहीं है, आप पख्तूनख्वा में अगर देखें तो हमारे साथ जो फाटा का इंतजाम है उसमें भी बहुत सारे मसले हैं। मतलब सुबह अब एक खबर दी गई कि जनाब वो जो खासादार वाला मसला था वो हमने हल कर लिया है और खान साहब जो है वो जलसे में उसका ऐलान करेंगे, लेकिन फिर ये हुआ खबर हमारे पास आ गई जराए से कि खान साहब को मना कर दिया गया है कि आप ऐलान नहीं करेंगे। तो चीज जो है वो पख्तूनख्वा में इतनी कंफ्यूजन का शिकार है और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरफ से जो है वो मामला उठने लगता है तो फिर उस पे आप कहें कि अंडर द कारपेट चीजों को डाल दिया, यानी मामला जो है वो सुलझने के बजाय उलझ रहे हैं। बहुत सी जगहों पे मिसहैंडलिंग जो है वो देखने में आ रही है, और जो एक इस नैब के इदारे के बारे में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो बात ऑपोजिशन करती है, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से मिसहैंडलिंग हो रही है वो जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो उसके हक में बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ नैब की जो इस वक्त मूव जारी है और जो घेरा तंग किया जा रहा है, जिसमें जो ऑपोजिशन जमातें हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाविला भी कर रही हैं और वो कह रही हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तारिक चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि कब तक महज इल्ज़ामात लगते रहेंगे, प्रोसीडिंग्स दर प्रोसीडिंग्स, कंक्लूजन की तरफ कब आएंगे? क्योंकि असल मसला यह है कि कौम चाहती है अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसका लूटा हुआ पैसा कौमी खजाने में शामिल हो, उसमें वापस आए, वो नहीं हो पा रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। हम सब ये चाहते हैं कि नैब या FIA जो भी इदारा है, अगर वो अच्छा काम करती है तो उसको शाबाश मिलनी चाहिए, और अगर कहीं वो गलती करती है तो उस पर तनकीद भी होनी चाहिए, उसको छानबीन भी होनी चाहिए,
और उसे चाहिए कि वो मामला को जल्द अज जल्द निपटाए और जल्द अज जल्द लोगों को कानून के कटहरे में लाए। हम बातें बहुत सुनते हैं, ख़बरें आती हैं सोर्सेज के साथ कि बड़े सबूत मिल गए, बड़े अंबार लग गए, फ़लाँ जो शख्स था वो वादा माफगुआ बन गया, फ़लाँ जो है बोल पड़ा, फ़लाँ फट पड़ा और उसने सारी चीज़ें बता दी, उसकी रोशनी में ये सब कुछ हो गया। ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन मसला ये है कि जब ये सारे सबूत, सारी ये जो वादा माफगुआइयाँ हैं, जब ये अदालतों में जाती हैं, वहाँ पर जाके या तो साबित नहीं हो पाती या फिर ये है कि वो बहुत मामला लंबा हो जाता है। अब ये जो आज की रेड है, उसके बाद एक और सवाल जन्म लेता है। इसी हफ्ते में हमने एक बहस की थी, आपको याद होगा, जब पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े कानूनदान और पीपल्स पार्टी के लीडर हमारे ही आज टीवी के प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने दावा किया कि रिलीफ मिल गई, NRO होता नज़र आता है और ये हो गया वो हो गया। तो आज के इस रेड के बाद तो मुझे फिर वो थ्योरी ठीक नहीं लगती। जिस तरह से उन्होंने रेड किया है, जिस तरह से आज उन्होंने वहाँ जाके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश है, तो फिर तो इसका मतलब है कि कोई मुकम्मल नहीं हुआ, कोई NRO नहीं हुआ, कोई रिलीफ नहीं मिली। जिस तरह से वो फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम ECL से निकलवाया जाए, जिस तरह से फिर दोबारा 8-9 तारीख को तलब कर लिया शहबाज शरीफ साहब को या सलमान साहब को या हमजा साहब को, जिस तरह से शाद खान अब्बासी को तलब किया जा रहा है, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब को तलब किया गया हुआ है, तो उससे तो फिर वो थ्योरी जो है हमें दुरुस्त नज़र नहीं आती। तो कि वो कोई रिलीफ मिल गई है, कोई उनको NRO हो गया है। हमें कम से कम हमारे सियासी लीडर जो हैं उनको भी चाहिए कि जब वो कोई दावा करते हैं, जब वो कोई पेशीनगोई करते हैं, जब कोई इंकशाफ फरमाते हैं, तो फिर इर्द गिर्द के हालात भी देख लिया करें। और ये भी देखें कि उनके स्टेटमेंट से किस की साख जो है वो मुतासिर हो सकती है, उसके साथ कंडीशन है ना। अनवर हाशमी साहब, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट आया कि नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, वो अपना काम कर रहा है और अब आने वाले दिनों में हमारी हुकूमत के या हमारे लोग भी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, हो सकता है कि होगी ना हो। किसकी क्या थोड़ा सा बैलेंस करने की वो कौन होते हैं ये कहने वाले? नैब अगर है तो करे, हुकूमती तर्जुमान क्यों कह रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर शहबाज गए हैं तो जो मौजूदा पोजीशन नैब की नज़र आ रही है, लगता तो यही है कि वो वाकई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, क्योंकि ना तो उसके साथ कोई रियासती इदारे तामुन कर रहे हैं, ना हुकूमत जिसने पूरे इसी एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा था कि वो करप्शन साबित करेगी माजी की हुकूमतों की, तो फिर उसको इतनी मजबूत फाइलें पेश करनी चाहिए नैब में कि ये इस तरह की नैब को सुबकी का सामना ना करना पड़े। आप कहते हैं कि NRO नहीं हो रहा, फिर साथ ही वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलाआत 6 से ज़ायद मरतबा अपने खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफ़र करा चुके हैं कि प्ली बारगेन कर लें, यानी कि अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ शहबाज शरीफ पे, हमजा शहबाज पे और सलमान शहबाज पे, तो आप प्ली बारगेन की ऑफ़र करा रहे हैं। तो इसका मतलब है आप कमज़ोर पिच पे खेल रहे हैं। अपोजिशन इसी वजह से करप्शन को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। एक अपोजिशन लॉन्ग मार्च का धमकी दे रही है, तो दूसरी जो है वो गेट से वापस भेज देती है नैब को कि आप अभी हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप सही तरीके से हमारे पास नहीं आए। जब इस सतह पे नैब पहुंच जाए तो समझ जाए कि नैब को भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। अभी आप पूरे आदाद शुमार से जायजा ले लें तो वजीर आजम खुद एहतसाब के हवाले से तनहा नजर आ रहे हैं, ना तो उनके तादी चौधरी बरदरान नैब के हवाले से तामन करने को तैयार हैं, ना अलीम खान की लाबी पंजाब में वजीर आजम के साथ इस इशू पे तामन करने को तैयार है, और ना ही KPK की एक बहुत बड़ी लाबी जो है वो एहतसाब के हवाले से मुतमईन नजर आती है। तो वजीर आजम इस वक्त एहतसाब के हवाले से तनहा नजर आते हैं और यही वजह है कि अब कमजोरी की तरफ जा रहा है। ये जो इदारे के साथ आज टकराव हुआ है, ये टकराव बहुत ही नुकसानदेह होगा और इसका ना तो हुकूमत को फायदा होगा और ना एहतसाब के अमल को फायदा होगा। तो यकीनन मजबूर आखिरी इनके पास आखिरी हरबा वो आएगा, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन के साथ PTI की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मिली हुई है, क्योंकि इनके आपस में बिजनेस ताल्लुकात भी हैं, ख़ानदानी रिश्तेदारियां भी हैं, इसलिए वो नैब एहतसाब को इस तरीके से नहीं चलने देंगे। तो एहतसाब को यकीनन एक ऐसा मजबूत कानून लाना पड़ेगा और ये आर्जी तौर पर मुअत्तल करवा के रहेंगे इस बिल को तरमीम तक, तब जाके ये सुकून आएगा, वरना कमजोरी की वजह से गवर्नमेंट के खजाने में कुछ भी नहीं आ रहा। रफत साहब, प्राइम मिनिस्टर एक जानिब तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर, हुकूमत के ऊपर जो है एक प्रेशर है
NRO के लिए कि इनसे मुफाहमत के लिए। दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जरदारी जेल जाने वाले हैं, किसी के साथ में किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर को कैसे पता है? अगर नैब इदारा काम कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर अगेन, क्योंकि तासुर फिर वो जो विक्टिमाइजेशन वाला हो जाता है, सियासी अंसर वाला हो जाता है, वो यहीं से तकवीत मिलती है उसको। रफ़त साहब देखें, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जिस रास्ते से आए हैं और जो उनको तक़वियत हासिल है उसकी रोशनी में वो ये बात कह रहे हैं, और लगता हालात भी कुछ ऐसे ही बताते हैं कि आने वाले दिनों में सिंध में ख़ासी हलचल होगी। आसिफ अली जरदारी जो हैं उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। इसके साथ साथ वो गो कि इससे रिलेटेड नहीं है, मुफ्ती तकी उस्मानी पर जो हमला हुआ था उसकी में भी ख़ासी पेशरफ्त हुई है, और उसकी भी जो गिरफ्तारियाँ होंगी तो खासा झटका आएगा यहाँ पर, और खासा सिंध हुकूमत को नहीं, सनसनीखेज़ी खासी होगी। तो ये बात है। अब मैं इसमें बात आपसे करूँगा करप्शन की। लगता ऐसा है कि पाकिस्तान आज ही बना है, वो जो नया पाकिस्तान की एक बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, तो लगता है कि पाकिस्तान आज बना है, कानून साजी हो रही है, अब इस कानून को बदल दो, इस कानून को ये कर दो, करप्शन से पाक कर दो। बात में सिर्फ ये करें, एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं। जर्मनी में एक इदारा है BKA कहलाता है, बुंडेसक्रिमिनाले। वो पॉलिटिशियंस की भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो टेररिज्म से मुताल्लिक भी करते हैं, और तमाम चीज़ें जमा होने के बाद वो फिर उस शख्स को एक ही बार तलब करते हैं, और जब उससे क्वेश्चनिंग होती है तो उसके सामने एक एक चीज़ सबूत रखे जाते हैं। अगर वो उससे इनकारी होता है तो उसे हर चीज़ का सबूत दिया जाता है। उसके बाद उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। सिस्टम हमारा खुद बच निकलने का रास्ता देता है। हमारे कवानीन इस तरह के हैं। नैब की कोई उस तर्ज पर कोई तरबियत नहीं हुई हुई, बाहर ज़रूर जाते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन उस तर्ज पर नैब के पास ना वो उस तरह के अफसरान हैं, ना उस तरह की उनकी तरबियत हुई है, लिहाजा उसकी वजह से सारे केसेस खराब होते हैं। दो छोटे सूबे जो हैं हमारे, उनके ब्यूरो चीफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी वक्त की कमी आ रही है, लेकिन फरजाना, आज जो हम नैब की बात कर रहे हैं, एक और मैं आपसे बात करता चलूं, DGPDA पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इकरामुल्लाह साहब, आज इनको तैनात किया गया और आज ही डिनोटिफाई हुआ। आज ही, अब से कुछ देर पहले पता चला कि ये साहब जो है प्ली बार्गेन कर चुके हैं और ये भी नैब ज़्यादा हैं। तो ये किस तरीके की हैंडलिंग है और मिस हैंडलिंग है कि नोटिफाई भी कर रहे हैं फिर डिनोटिफाई भी कर रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि मुख्तसर जवाब दे, तो मेरा मुख्तसर जवाब ये है कि तब्दीली की हुकूमत है तो तब्दीलियां तो रैपिड होंगी। अब वो सुबह का जो नोटिफिकेशन है वो शाम को तब्दील भी हो सकता है, दोपहर का नोटिफिकेशन रात को तब्दील भी हो सकता है, क्योंकि तब्दीली की हुकूमत है ना। तो रैपिड कम से कम सपोर्ट तो करे। रैपिड तो एक आपको खुद पता है कि रैपिड गले की हड्डी बन गई है इस वक्त हुकूमत की। बस वो तो आपको पता है कि नया पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ओके जी, मुजीब साहब, आप क्या कहेंगे? क्या इस वक्त बातें की जा रही है इस पूरी सियासी मूव जो है, ज़ाहिर है कि ये करप्शन के खिलाफ एक जंग इदारों की, और उसके असरात आप क्या देख रहे हैं बिलखुसूस बलूचिस्तान की सियासत पर? जी, बलूचिस्तान हो या मजमूई तौर पर पाकिस्तान, इस इलेक्शन से कबल लोगों के जहनों में था कि बलूचिस्तान को दोनों हाथों से लूटा गया है, पाकिस्तान भी इसी तरह लूटा जाता रहा। और अब जो तब्दीली आएगी तो करप्शन ज्यादा लोग जेलों में होंगे, तमाम पैसा वापस आ जाएगा, खुशहाली आएगी, और बहुत ज्यादा सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन ऐसा अब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो कुछ हमें बताया गया था कि बलूचिस्तान बहुत तब्दील हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी रिकवरी नहीं हो सकी। जो रिकवरी हुई है वो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। अरबों रुपए लोगों ने खाया है, कुछ नहीं निकला, और जो महंगाई हो रही है वो बोझ बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं हमने इस तमाम आंसर के पीछे मुझे जो डिलीवरी थी, हुकूमत की डिलीवरी थी, वो कहां गई? 10 सेकंड्स में शाप अगर मुझे बता दें। इस वक्त राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुराद सईद ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। ठीक है, उनसे बड़ा मशहूर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चारों ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज की मूव और ज़ाहिर है कि इसके असरात जो हैं वो आगे जारी रहेंगे। कल की क्या सूरत हाल रहती है डिस्कस करेंगे कल के प्रोग्राम में। फिर वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।